Hello everyone, welcome to Laws Forum. I am Rohini and let's continue our Constitutional Law 2 series. आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल केस. ओके, तो ये केस के कुछ फैक्ट्स है. इसके पहले हम थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं. द लॉ सूट कंसर्न द इम्प्लीमेंटेशन एंड नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. अब देखिए 1960s के टाइम पे क्या था, जो स्टेट ऑफ बॉम्बे था वो डिवाइड हुआ गुजरात और महाराष्ट्र, दो स्टेट में, विद द एम ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द लेबर वेलफेयर एक्ट. अब क्या था कि देखिए हर स्टेट में अगर लेट्स से पॉलिसी कोई भी बनाए जिससे इम्प्लीमेंटेशन करना इज द ह्यूज टास्क. तो यहाँ पे जो लेबर वेलफेयर एक्ट था इसका इम्प्लीमेंटेशन करना था. तो लेजिस्लेशन ने क्या किया, वो सब्सिक्वेंटली अल्टर्ड द सेकेंड टाइम इन 1961. तो उन्होंने जो वेलफेयर एक्ट बनाया था, लेबर वेलफेयर एक्ट, उसे फिर से चेंज किया. अब यहाँ पे इश्यू आया सिटीजनशिप को लेके. क्यों? क्योंकि पहले बॉम्बे एंड गुजरात, जो महाराष्ट्र एंड गुजरात है वो एक ही था. ठीक है, तो यहाँ पे फिर सिटीजनशिप से रिलेटेड इशू रेज हुआ एंड द लॉ दैट कॉन्फ्लिक्टेड अ पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर इनवैलिड. तो एक कुछ पर्टिकुलर प्रोविजन थे जो कि क्या कर रहे थे, इनकंसिस्टेंट थे विद द फंडामेंटल राइट, तो उन्हें इनवैलिड कहा गया. अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं इसके केस के. तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुजरात डिसमिस द रिट पिटिशन फाइल्ड बाय अंबिका मिल, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट. तो यहाँ पे जो अंबिका मिल्स है ये एक कंपनी रजिस्टर्ड है कंपनी एक्ट में. ये एलेज क्या कर रहे हैं कि जो सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 है एक्ट का, which deals with unpaid accumulation mentioned in the section 2 subclause B and the 3 clause 4 and section 6A of the act, as well as the rule 3 and rule 4 of the Bombay labor welfare rules are invalid and unconstitutional. तो यहाँ पे ये जो बॉम्बे रूल, जो बॉम्बे का जो लेबर वेलफेयर एक्ट है उसके कुछ प्रोविजंस, उसके कुछ सेक्शंस जो है वो यहाँ पे इनवैलिड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूफ करना चाह रहे हैं. ठीक है, अब स्टेट ऑफ बॉम्बे ने क्या किया, यहाँ पे पास किया एक्ट फॉर द लेबर इन 1953 विद एन इंटेंशन ऑफ फंडिंग द सोशल एक्टिविटी. क्या इंटेंशन था इनका, इन्हें फंड करना था सोशल एक्टिविटीज को. अब स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ग्रांटेड एन अथॉरिटी अंडर द सेक्शन 19 टू इनेक्ट एंड इन्फोर्स अ रूल. तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी दे दी कि ओके नाउ यू कैन इन्फोर्स दिस रूल. अब कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ये जो प्रोविजंस है, कुछ पर्टिकुलर सेक्शन, दैट इज सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 ये इलीगल है इन द केस ऑफ बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड and versus state of Bombay because they violate a employer fundamental right in 19(1)(f) of Indian Constitution. तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला कि जो पर्टिकुलर सेक्शन है 3 clause 2 ये इलीगल होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वायलेट कर रहा है एम्प्लॉयर्स के फंडामेंटल राइट को. अब यहाँ पे ये सब मैटर चल रहा था, उसी के बीच में क्या हुआ, 1961 में हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ. फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया तो यहाँ पे जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है बॉम्बे का, उन्होंने क्या बोला कि जो एक्ट एंड रूल सर्टेन पोर्शन वर अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो उन्होंने कहा कि एक्ट एज अ होल या प्रोविजन एज अ होल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, कुछ सर्टेन पोर्शन जो क्या कर रहा है, इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, हम उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहेंगे विद अ फ्यू एक्सेप्शंस. कुछ एक्सेप्शंस दिए और कोर्ट ने डिसमिस कर दिए रिस्पोंडेंट के आर्ग्यूमेंट को. अब क्या होता है, द कंटेस्टेड क्लॉज वर डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो जो भी इन्होंने कंटेस्ट किए थे कि ये पर्टिकुलर सेक्शन प्रोविजन जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने, अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है, बिकॉज दे इन्फ्रिंज अ फंडामेंटल राइट, तो ये मान लिया हमने. अ पोर्शन ऑफ दिस कंटेस्टेड सेक्शंस एंड द एंटायर सेक्शन दैट ब्रीच आर्टिकल 14 दैट इज इक्वालिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इन द वायलेशन दैट डिफाइन एस्टैब्लिशमेंट. तो उन्होंने यहाँ पे जो सेक्शन 2 क्लॉज 4 है उसे भी वॉइड करार दे दिया. क्यों? बोले ये आर्टिकल 14 के वॉयलेट कर रहा है. ठीक है, अब इश्यूज देखते कोर्ट के सामने क्या था. ये मैंने थोड़ी टेक्निकलिटीज बताई, इतनी हमें याद ना रहे तो भी कोई इशू नहीं है. इसका अगर 10% भी याद रह गया तो सफिशिएंट है. देखिए, तो इज इट पॉसिबल फॉर द फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट टू आर्ग्यू दैट प्रोविजंस इन द क्वेश्चन वायलेट अ फंडामेंटल राइट अंडर द 19(1)(f) of citizen, employer or employee, thereby demonstrating the void and non-existence of the law and the improperness of action taken against it. तो उन्होंने बोला क्या ये पॉसिबल है कि वो आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई हमारे क्या है फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है ये प्रोविजन, तो इसे आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दीजिए. तो ये सबसे पहले क्वेश्चन आया. सेकंड ये आया कि यहाँ जो रिस्पोंडेंट का जो बेसिक राइट है अंदर आर्टिकल 14, दैट आर्टिकल 14 क्या है, राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहा है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे आर्टिकल 14 ब्रीच हुआ है. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द सेक्शन 2 क्लॉज 4 ऑफ लेबर वेलफेयर एक्ट.
कुछ क्वेश्चंस कोर्ट के सामने आए, ठीक है। अब कंटेंशन की बात करते हैं हम लोग। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, यहाँ पे काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। तो जल्दी से केस खत्म करते हैं। कंटेंशन बाय द पार्टीज, कंटेंशन अब पार्टीज का क्या, एपेलेंट के यहाँ पे क्या कंटेंशन था कि भाई यहाँ पे ये जो डिस्टिंक्शन आपने जो किया है ना फैक्ट्रीज और कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट का, विद अ फीवर दैट ऑफ 50 एम्प्लॉइज वाज मेड बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल लेबर फ्रीक्वेंटली चेंजेस द जॉब फॉर द वेराइटी ऑफ रीजन। तो यहाँ पे उन्होंने ये जो चेंजेस इसलिए किया था, क्यों, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल लेबर थे वो फ्रीक्वेंटली अपनी जॉब चेंज कर रहे थे फॉर द वेरियस रीजन, और लेबर का टर्नओवर इज हायर इन अ फैक्ट्री देन दैट ऑफ। तो यहाँ पे किसी भी फैक्ट्री में जो टर्नओवर था लेबर का वो ज्यादा था एज कम्पेयर टू द कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। और रिस्पोंडेंट यहाँ पे क्या कह रहे थे कि जो उन्होंने बोला ये जो क्लॉजेस जो है, जो नल एंड अनलॉफुल बता रहे हो आप अंडर दिस 13 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे इन्फ्रिंज अपॉन द बेसिक राइट ऑफ सिटीजन, एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई स्टेटेड इन दिस 19(1)(f। ओके, फिर उन्होंने डेफिनेशन ऑफ स्टैब्लिशमेंट की बात करी कि स्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन में जो 2(4) है उसने स्टैब्लिशमेंट बताया, लैक्स एनी डिस्टिंक्शंस दैन स्टेट ऑफ गुजरात जजमेंट की बात करते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्रांट किया है असेंशियल राइट टू द इंडियन, बट इट वाज अनक्लियर इफ नॉन सिटीजन में आल्सो एक्सरसाइज दिस राइट। क्या कहना चाह रहे हैं आप, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने क्या है, कुछ असेंशियल राइट्स हमें दिए हुए हैं, लेकिन ये अनक्लियर रखा है क्या ये नॉन सिटीजन को भी जो है ये राइट अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जो नॉन सिटीजन होंगे दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ द वॉइड स्टैट्यूट विच इज एट ऑड। देखिए बहुत सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स है जो कि सिर्फ इंडियन सिटीजन को उसका बेनिफिट है, ठीक है, नॉट टू दी फॉरेन सिटीजन और एलियन सिटीजन, राइट, जो इंडिया के सिटीजन नहीं है। देन कॉन्सिक्वेंटली कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे जो एपेक्स कोर्ट है रीअफर्म दैट नो लेजिस्लेशन में बी डिक्लेयर वॉइड इन रेन फॉर ऑल पर्पस। मतलब कोई भी जो लेजिस्लेचर है आप उसे एज अ होल जो है कभी भी वॉइड नहीं करार कर सकते हो, ठीक है। तो अगर रिलेशनशिप देखें हम लोग यहाँ पे सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट की, तो राइट टू प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द सिटीजन। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का जो राइट है वो सिटीजन के पास है, नॉट टू द नॉन सिटीजन ऑर्गेनाइजेशंस के पास नहीं है। तो कोर्ट रूल दैट कि जो नॉन सिटीजन है दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू द फंडामेंटल राइट, दे कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम द लॉ के वॉइडनेस से उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई होप ये केस आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ी सी टेक्निकलिटीज है, बट अगर आप उसे इग्नोर कर दे तो फैक्ट 2 लाइन में इशू क्या है इस केस की एंड फाइनली कोर्ट ने क्या रीजनिंग दी है उतना सफिशिएंट है। आई होप एंड सॉरी ये केस एक्सप्लेन करते हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है क्योंकि ऊपर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।